स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं विजय लक्ष्मी सामाजिक विज्ञान के साथ उपस्थित हूँ फिर से 9th क्लास के बच्चों के सामने। 9th क्लास हम पिछली कक्षाओं में अपने अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अंदर वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे थे। हम वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र पर चर्चा करते समय 3 प्रश्नों की ओर उन्मुख हुए थे। हमारे ये 3 प्रश्न थे, शासक कौन हो, दूसरा प्रश्न था चुनाव किस तरह से हो, और तीसरा प्रश्न था कि सरकार का स्वरूप कैसा हो। इन 3 आधारों पर हम किसी भी देश की सरकार के लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक होने पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो आज हम इन तीनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषताएं। आज हम लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ेंगे। हम आज पहली विशेषता लेने वाले हैं जो कि लोकतंत्र की परम आवश्यक शर्त भी है, जो परिभाषा हमने सरल रूप में पढ़ी थी उसका आधार भी है। हमने चुनी हुई सरकारों के शासन को लोकतंत्र का स्वरूप माना था। तो हमारी जो लोकतंत्र की पहली विशेषता है वो भी यही है कि प्रमुख फैसले लेने का अधिकार चुने हुए या निर्वाचित नेताओं के पास हो। प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किनके पास होना चाहिए? निर्वाचित नेताओं के पास। निर्वाचित नेताओं, नेता या शासकों भी कह सकते हो आप, ठीक है। हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली विशेषता मैंने आपको बताई कि लोकतांत्रिक सरकार की पहली विशेषता ये होती है कि भाई प्रमुख फैसले का मतलब हो गया देश के संबंधित जितने भी राजनीतिक है, प्रशासनिक हैं, विधायी हैं, न्यायिक हैं, सारे फैसले देश विदेश से संबंधों की बात करें तो ये सारे फैसले जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाने चाहिए। तो हम किसी भी देश की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। इस संदर्भ में एक उदाहरण आता है हमारे सामने। 1999 की हम बात करें, घटनाक्रम न्यूज़पेपर आप सभी पढ़ते हो तो आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स ने कभी चर्चा की होगी आपसे कि 1999 के आसपास हमारा पड़ोसी देश है, देखो पाकिस्तान, आप सभी जानते हो, है ना। पाकिस्तान जानते हो ना सब, भारत से अलग हुआ था 1947 में। 1947 में भारत से अलग होकर एक देश बना पाकिस्तान, उसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। 1999 की घटना बता रही हूँ मैं आपको, पाकिस्तान के अंदर घटने वाली, जहाँ पर एक सैनिक अधिकारी था जनरल परवेज मुशर्रफ, नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने सुन रखा होगा। सुना है क्या? आज सुन लेते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ सेना के बड़े अधिकारी थे। इन्होंने पाकिस्तान में सन 1999 में सरकार का तख्ता पलट कर दिया। कैसे? सारा शासन सैनिक यानी कि सेना के हाथ में, इसे सैनिक तख्ता पलट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन्होंने देश के जनता द्वारा चुने हुए उच्च पदाधिकारियों को हटा करके सारे पद सेना के अधीन ले लिए और जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस कार्यवाही के दौरान खुद को मुख्य कार्यकारी अधिकारी
घोषित कर दिया था। मतलब कोई चुनाव नहीं, किसी का समर्थन नहीं, खुद ही खुद को मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित कर रहे हैं। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। कब कर रहे हैं? 1999 में। किस देश की बात चल रही है? पाकिस्तान की, ठीक है ना। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक सैनिक तख्ता पलट के द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित कर दिया। अब अचानक से इन्होंने सारी सत्ता अपने कंट्रोल में ले ली और फिर थोड़े टाइम बाद खुद क्या बन गए? बिकम्स टू राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनकर के इन्होंने एक नाटकीय ढंग से 2002 में चुनाव भी करवा दिए। आप समझ सकते हैं सैनिक तख्ता पलट जब होता है, जब सरकार पूरी एक साथ किसी सैनिक अधिकारी द्वारा हथिया ली जाती है, तो देश में किस प्रकार का अशांतिपूर्ण माहौल होता है, कैसा एक भय व्याप्त हो जाता है जनता में। उस भयग्रस्त वातावरण के बीच में 2002 में जनमत संग्रह करवाया गया। आप और हम अनुमान लगा सकते हैं, जब बनी हुई सरकार को ही अपने पद से हटाकर कार्यमुक्त कर दिया गया, तो क्या चुनाव निष्पक्ष हो जाएंगे क्या ऐसे माहौल में? लेकिन फिर भी उन्होंने दिखावे के लिए चुनाव करवाए, या यूँ कहें कि अखबारों में ऐसा छपा कि 2002 में जनता ने चुनाव किया अपनी सरकार का, और फिर जनता ने किसे चुन लिया है? वापस इसी जनरल परवेज मुशर्रफ को। ऐसा आंकड़ों में दिखाया गया। किन आंकड़ों में? चुनावी आंकड़ों में, ठीक है ना। और इस प्रकार से जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपना कार्यकाल जो था 5 वर्ष के लिए और बढ़ा लिया। अब यहाँ पर बढ़ा लिया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिस समय यह घटनाक्रम घटित हुआ है, उस समय जो चुनाव हुए हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रश्न उठे थे, और ये प्रश्न उठाए थे पाकिस्तानी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने। मीडिया को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ठीक है ना। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बताया जाता है। और पाकिस्तानी मीडिया ने इन चुनावों और मानवाधिकार संगठन यहाँ पर भी कार्यरत हैं। एनजीओ सब जगह होती हैं, दुनिया के हर देश में होती हैं, तो यहाँ पर भी मानवाधिकार संगठन कार्यरत थे। इन्होंने आवाज़ उठाई और जनता के सामने खुलकर इस बात को रखा कि जो जनमत संग्रह करवाया गया है जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा 2002 में, जिसके आधार पर कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया है, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां की गई है। यानी कि जनमत संग्रह निष्पक्ष नहीं हुआ है। इस बात को किसने उजागर किया? मानवाधिकार संगठन और पाकिस्तानी मीडिया ने। किसके विरुद्ध है ये बात? परवेज मुशर्रफ के। परवेज मुशर्रफ कौन है? पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी थे बड़े, जिन्होंने कि 1999 में सरकार को पदमुक्त करके खुद को राष्ट्रपति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया पहले, और बाद में राष्ट्रपति बन गए थे। और राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने 2002 में जनमत संग्रह करवाया था। अब इन सारी बातों के घटनाक्रम के बीच में ही जब 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब वे एक ऑर्डर और पास करते हैं जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर।
अब आप कहोगे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, कैसा था, हमें इसके बारे में क्या करना है जानने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के अंदर काफ़ी बड़े परिवर्तन इस ऑर्डर के माध्यम से या यूँ कहें इस अधिनियम को पारित करके किए गए थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण करते ही सन 2002 में असेंबली में एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि इस ऑर्डर में आखिर परिवर्तन क्या किए गए थे। संविधान में संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत 2 बातें मुख्य रूप से जो देखने को मिली वो ये थी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, संविधान संशोधन था ये एक। अब इस ऑर्डर को पास करके परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे पहले तो एक नियम ये बना दिया कि राष्ट्रपति जब भी चाहे तो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। हमने पिछली कक्षाओं में देखा है कि हमारे यहाँ 3 स्तरों पर सत्ता का विभाजन है, राष्ट्रीय, प्रांतीय और केंद्रीय, ठीक है ना। तो अब इन्होंने राष्ट्रपति को क्या अधिकार दे दिया है, पहला तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय व प्रांतीय असेंबली यानी कि सत्ता के निचले तबके, यानी कि वे जैसे ही राष्ट्रपति के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर के अपने हितों के लिए काम करने लगेंगे तो राष्ट्रपति इन असेंबलियों को ही भंग करने का अधिकार रखता है, यानी कि एक दबाव का माहौल बना दिया गया है। दूसरा जो नियम इन्होंने बनाया वो ये था कि मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहेगी, यानी कि मंत्रिपरिषद भी अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के संविधान संशोधन के द्वारा कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सारे फैसले लेने का अधिकार एकमात्र राष्ट्रपति को दिया जा रहा है और स्वतंत्र कार्य करने का जो माहौल है उसे समाप्त किया जा रहा है, या यूँ कहें सभी व्यक्तियों को सैनिक अधिकारियों के अधीन रहकर कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अब बात करें तो ये जो चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेम ऑर्डर पास किया और कुछ परिवर्तन किए, उनके बाद अगर हम पाकिस्तान के अंदर चल रही शासन व्यवस्था की बात करें तो चुने हुए व्यक्ति शासक हैं तो लोकतांत्रिक कहेंगे, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र वास्तव में कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों के माध्यम से चुनकर आने वाले प्रतिनिधि निष्पक्ष रूप से नहीं चुने गए हैं, वे किसी दबाव के चलते चुने गए हैं। पहला तो कारण ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ था, और दूसरा जो अन्य सदस्य भी चुने गए हैं जैसे मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां हैं, ये अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं क्या? नहीं।
इन पर सब पर राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के अधिकारियों का नियंत्रण है। तो इस प्रकार से चुनाव हुए, लेकिन फिर भी निष्पक्ष चुनावों के अभाव के कारण यहाँ की जो सत्ता है यह लोकतांत्रिक तो नहीं दिखाई दे रही। अब हम बात करें कि लोकतांत्रिक कहलाने के लिए जो शर्त थी कि जनता द्वारा चुने हुए शासक होने चाहिए, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो सर्वोच्च सत्ता है वह किसके पास है? सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों के हाथ में है। दिखाई दे रही है ना ये चीज़, हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी आपकी अब तो। अब हम बात करें लोकतंत्र की कि ये सरकार लोकतांत्रिक है या नहीं। तो यहाँ पर इसको लोकतांत्रिक नहीं कहने के बहुत सारे कारण हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कारण हमारे सामने विद्यमान हैं, लेकिन हम बहुत सारे कारणों के बीच में नहीं पड़ते हैं। हम बात करते हैं केवल एक विषय की कि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास वास्तविक शासन है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि वास्तविक शासन की जो शक्ति है वह चुने हुए प्रतिनिधियों के पास नहीं दिखाई देती है। चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं ये अंतिम फैसला लेने का अधिकार नहीं रखते हैं, ठीक है ना। क्या कारण है नहीं कहने का? कि अंतिम फैसला लेने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों के पास नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर दिखाई देने वाले लोकतंत्र की स्थिति है। तो इस आधार पर हम बात करें तो लोकतंत्र की पहली विशेषता जो कि हमने पढ़ी थी कि प्रमुख फैसले लेने का अधिकार निर्वाचित व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए, यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि कोई भी ऐसी सरकार जो चुनाव के द्वारा चुनी तो गई है लेकिन अंतिम फैसले लेने का अधिकार उसके पास नहीं है, तो फिर वह लोकतांत्रिक नहीं कहला सकती। तो हमारी पहली विशेषता क्या हो गई है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। तो ये हमारी लोकतंत्र की पहली विशेषता जो कि आज हमने पाकिस्तान के उदाहरण के माध्यम से ठीक प्रकार से समझ ली है। समझ ली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस उदाहरण में हमने देखा कि चुनाव तो होते हैं, चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी आते हैं, वे सरकार में भी हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण था सत्ता के अधिकारियों पर, सेना का, और सेना के अधिकारी ही अंतिम निर्णय लेने के लिए
कार्य कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो सरकार काम कर रही थी वह चुनी हुई होने के बावजूद एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहला सकती। अगली कक्षा में हम लोकतंत्र की अगली विशेषता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप इस अध्याय के इतने पार्ट को भली प्रकार पुस्तक से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स साफ सुथरे सुंदर बना करके कक्षा के विद्यार्थियों के साथ आकर के चेक भी करवाएं। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर अपनी लाइव कक्षा में चर्चा भी कर सकते हैं।